नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कहीं दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और कानों की मशीन दी गई तो कहीं हुआ यज्ञ का आयोजन। भाजपाइयों ने इस तरह मनाया प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। केंद्रीय वीके सिंह भी हुए शामिल। लापता बिल्डर विक्रम त्यागी के मामले में बड़ी यूपी पुलिस की परेशानी। डीजीपी को रिपोर्ट सौंप कर बताना होगा अब तक इस मामले में क्या क्या हुई कार्रवाई। नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी ने की आत्महत्या। परिजनों का आरोप प्रदर्शन में शामिल होने पर छीन ली नौकरी। इससे दुखी होकर कर ली आत्महत्या। महोबा में व्यापारी की हत्या बनी यूपी पुलिस के लिए गले की फांस। एसआईटी का गठन के बाद निलंबित आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं। प्रदेश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया गौतम बुद्ध नगर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। और हाथों में सैनिटाइजर लगाकर ज्वेलर्स की दुकान को लूटने वाले बदमाश आए पुलिस की गिरफ्त में। अब खबरें विस्तार से। भाजपा ने सेवा सप्ताह के अंतिम दिन दिव्यांगों को उपकरण भेंटकर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने दर्जनों दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और कान की मशीन दी। उन्होंने कहा कि अगर आज दुनिया में देश का मान बढ़ा है तो इसका श्रेय मोदी जी के सशक्त नेतृत्व को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर गुरुवार को गाजियाबाद के नवयुग मार्केट स्थित शहीद पथ पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगों को कई तरह के उपकरण बांटे गए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री व स्थानीय सांसद जनरल वीके सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दिव्यांगों को उपकरण बांटे। दर्जनों दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, कान की मशीन, बैसाखी आदि उपकरण बांटे गए। इस मौके पर जनरल वीके सिंह का कहना है कि आज विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। दुनिया में एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत ने अपनी पहचान बनाई है। यह मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका है। मोदी जी की एक दो तीन खासियत है जो कि सबको प्रेरणा देती है। पहली चीज है उनका सेवा भाव। अगर आप उनके किसी भी कार्यक्रम को देखेंगे, किसी भी योजना को देखेंगे, वो हमेशा गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए, उनके लिए उन योजनाओं का लक्ष्य रहता है ताकि उन सबका भला हो सके। दूसरी चीज है उनकी निर्णायक शक्ति। कोई भी चीज, किसी भी पे फैसला लेना हो, जिस प्रकार के उन्होंने निर्णय लिए हैं अपने कार्यकाल के अंदर, आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार उन्होंने देश का नाम, देश का मनोबल ऊपर किया है, वो अद्वितीय है, उसकी कोई सानी नहीं है। और तीसरी चीज उनकी दूरदर्शिता। भारत कैसे विश्व गुरु बने, कैसे आगे बढ़े, उसके लिए वो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि हम सब मिलकर कार्यकर्ताओं के तौर पर जनता के अंदर संदेश को पहुंचाएंगे। और इसीलिए हम इस सेवा सप्ताह को मना रहे हैं ताकि हम जनता को बता सकें कि आज जो सरकार नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जो सेवा भाव से देश के लिए कार्य कर रहे हैं। इसीलिए ये सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी ने कहा कि मोदी जी ने एक कार्यकर्ता के रूप में जनसंघ में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। आज वे देश के प्रधानमंत्री है। आज हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारा नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसने अपने देश की पहचान आज देश के साथ साथ विदेशों तक बनाने का काम किया। आज इस कोरोना काल के अंदर उस व्यक्ति ने ये साबित कर दिया, हिंदुस्तान की सरकार का नेतृत्व अगर किसी मजबूत आदमी के हाथ में होगा तो कोई भी परेशानी विश्व के अंदर आएगी तो इस देश में हर व्यक्ति उस परेशानी को सफलतापूर्वक निभाकर आगे बढ़कर देश की तरक्की में अपना योगदान करता रहेगा। महापौर आशा शर्मा का कहना है कि मोदी जी का जीवन ही शायद सेवा के लिए ही बना है। जहां भी जिस पद पर भी रहे वे खुद को सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वे आज करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। लेकिन आज वास्तव में दिव्यांगों के लिए एक भारत के प्रधानमंत्री की सोच देखिए। पहले भी प्रधानमंत्री आए और चले गए, कैसे कैसे जन्मदिन मनाए आपने देखा। लेकिन आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के उपलक्ष्य में जो ये दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग और कृत्रिम सवारियों की जो यहाँ वितरण किया जा रहा है, मैं आप सबको उसमें सम्मिलित करते हुए पुनः
भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ। भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। इसके तहत रक्त और प्लाज्मा दान किया गया, स्वच्छता अभियान चलाया गया और दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण बांटे गए। लेकिन आगे भी अगर भाजपा कार्यकर्ताओं में सेवा का भाव बना रहा तो ही कहा जा सकता है कि सेवा सप्ताह की सार्थकता साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गाजियाबाद के लापता बिल्डर विक्रम त्यागी के मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी को नोटिस जारी कर रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने 4 सप्ताह का समय देकर रिपोर्ट में यह बताने को कहा है कि लापता बिल्डर को तलाश करने में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की। राजनगर एक्सटेंशन के लापता बिल्डर विक्रम त्यागी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु गुप्ता द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के डीजीपी हितेश अवस्थी को 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश कर जानकारी मांगी है कि लापता बिल्डर विक्रम त्यागी को तलाशने में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है। मानवाधिकार आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा कि 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट नहीं पेश होने पर डीजीपी को आदेश के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि 16 जून को बिल्डर विक्रम त्यागी उस समय रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे जब वे पटेल नगर से कार से अपने घर के लिए रवाना हुए थे। कुछ दिनों बाद मुजफ्फरनगर में उनकी कार लावारिश हालत में मिली थी। कार में खून के धब्बे भी मिले थे जिससे विक्रम त्यागी के परिवार के खून का मिलान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। महोबा में व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने की घटना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए गले की फांस बन गई है। इस मामले में डीएम का भी ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन धारा 302 में नामजद आरोपी निलंबित आईपीएस अधिकारी मणिराम पाटीदार अभी भी फरार है। प्रदेश सरकार ने पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर दिया है। व्यापारी ने पूर्व एसपी पर हत्या की आशंका जताई थी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। महोबा जिले की पुलिस के कारनामे ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग पर एक ऐसा धब्बा लगाया जिसको धुलने में शायद कई वर्ष लग जाए। यहाँ के एक व्यापारी की हत्या का मामला इस हद तक संगीन हुआ है कि जिले के एसपी को सस्पेंड करना पड़ा, डीएम तक को हटाना पड़ा। आइए जानते हैं क्या है महोबा जिले का मामला। 7 सितंबर को एक वीडियो वायरल होता है जिससे न सिर्फ राजनीतिक हलकों में बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भी हलचल मच गई। वीडियो में महोबा का एक क्रशर और विस्फोटक के व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी अपनी जान की दुहाई देते हुए सुने जा सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि वह किसी अपराधी से नहीं बल्कि महोबा जिले के एसपी मणिलाल पाटीदार से अपनी जान बचाने की गुहार लगाता है। वह वीडियो में आरोप लगाता है कि जिले के एसपी उससे 6 लाख रुपए रिश्वत वसूलना चाहता है। इसके लिए उसे लगातार धमकी दी जा रही है। वीडियो में इंद्रकांत इशारा करते हैं कि उनकी हत्या हो सकती है। हत्या होने पर वह सीधे सीधे एसपी मणिलाल पाटीदार को दोषी मानने की बात कहते हैं। व्यापारी ने वीडियो और पत्र मुख्यमंत्री और डीजीपी को भी भेजा। व्यापारी ने पत्थर मंडी ठप होने के चलते पैसे देने में असमर्थता जताई। तब उन्होंने मुझे जोर जोर से डांटते हुए, गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना 1 हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती गिन लेना, कितने फर्जी मुकदमे तुम्हारे। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो। अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूंगा। किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूंगा, क्योंकि फाइनेंसर मेरे पास सुरेश पुलिस अधीक्षक महोबा को यहां से तत्काल हटाकर न्यायोचित कार्रवाई करें, क्योंकि मेरी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है।
और अगर मेरी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक महोबा होंगे। मीडिया सेल के द्वारा अवगत कराया गया कि एक वीडियो वायरल हुआ है इंद्रकांत त्रिपाठी नामक के व्यक्ति द्वारा, जिसमें एसओ कबरई और मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। उक्त आरोपों के संबंध में बताना है कि ये व्यक्ति जुए और सट्टा का बड़ा व्यापारी है और साथ ही मैगजीन की आड़ में इलीगल विस्फोटक का काम करता है। हाल ही में रिवई में पकड़े गए जुए में इस व्यक्ति का नाम आया था और उसी से संबंधित एक नोटिस दिनांक 30/8 को इसको सर्व कराया गया था और साथ ही एसडीएम और सीओ की टीम को लगाकर अवैध विस्फोटक को रोकने के लिए लगाया गया था। इसी बात से शुद्ध होकर इस व्यक्ति ने इस तरह का वीडियो वायरल किया है ताकि वो अपना बचाव कर सके। मेरे द्वारा इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई है वो कराने के निर्देश संबंधित थाने को भी दिए गए हैं और मानहानि से संबंधित जो कार्रवाई विधिक होगी वो अलग से इसमें की जाएगी। लेकिन जिसका अंदेशा था वही हुआ। वीडियो वायरल होने के अगले दिन ही इंद्रकांत को गोली मार दी गई। गोली उसके गले में लगी थी। उन्हें तुरंत आनन फानन में कानपुर के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इस घटना की जानकारी सीएम ऑफिस तक पहुंची। व्यापारी के घायल होने की खबर से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। फौरन उत्तर प्रदेश पुलिस ने एसपी को सस्पेंड कर दिया। वहीं बुधवार को डीएम अवधेश तिवारी का भी ट्रांसफर कर दिया गया। रविवार 13 सितंबर को कानपुर में इलाज के दौरान इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत हो गई। राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। विरोधी दल के नेता एक्टिव हो गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इसे जंगल राज बताया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कानपुर की तरफ कुछ किए लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। विरोध को देखते हुए पुलिस अब हरकत में आ गई थी। सोमवार को पुलिस ने कहा कि महोबा के व्यापारी की हत्या के मामले में निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ 302 का मामला दर्ज कर लिया गया है। पहले उस पर 307 यानी जान लेने की कोशिश का मामला दर्ज था। मंगलवार को पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी है। हालांकि 302 का मामला दर्ज होने के बाद भी निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार को गिरफ्तार नहीं किया गया। उधर इंद्रकांत की मौत के बाद कई ऑडियो वीडियो सामने आए जिनमें आरोप लगाया गया कि मृतक के परिवार को लगातार धमकी दी जा रही है। खुद को इंद्रकांत त्रिपाठी की भतीजी बताते हुए एक लड़की ने वीडियो वायरल किया है जिसमें उसने पुलिस से जान की खतरा बताया है। उसने कहा कि निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार बार बार धमकी दे रहे हैं। पुलिस भले ही जांच और सख्ती की बात कर रही है लेकिन हालात की ढिलाई इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने एक अधिकारी को पुलिस महकमा खोज नहीं पा रहा है। मणिलाल पाटीदार 2014 के आईपीएस अधिकारी है। फिलहाल वे फरार है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में पुलिस को लेकर एक नया विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। विकास दुबे कांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि इस केस ने फिर उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उम्र उसकी 44 वर्ष, 3 शादियां हो चुकी हैं और 4 बच्चे भी हैं। फिर भी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता है किस तरह, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। देखिए खास खबर मेरठ से। पुलिस के सामने नकली बाल लगाकर खुद को जवान दिखाने वाला यह है अब्दुल्ला। उम्र 44 वर्ष। मेरठ के कंकर खेड़ा का रहने वाला अब्दुल्ला 3 शादियां कर चुका है। उसके 4 बच्चे भी हैं, मगर वह 4थी शादी करने की तैयारी में था तभी उसकी सब पोल पट्टी खुल गई। अब्दुल्ला विग पहनकर खुद को कम उम्र का दिखाता था। उसने खुद को कम उम्र का और अपना नाम अमन बताकर एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाता है, फिर उसका अपहरण करता है। 3 सितंबर को लड़की गायब हो जाती है और 13 दिन बाद जब लड़की बरामद होती है तो उसके सारे पोल पट्टी खुल जाती है। अब्दुल्ला उर्फ अमन नकली बाल जेब में रखता था। 3 सितंबर को यह शातिर लड़की को अगवा कर गंगानगर इलाके में रखा था। 13 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ तो उसने पुलिस को सारी कहानी बता दी। पुलिस ने इस पर अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
मेरठ के एसपी सिटी अखिलेश नारायण का कहना है कि अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। हाथों में सैनिटाइजर लगाने के बाद ज्वेलर्स की दुकान को लूटने वाले बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। नोएडा के सेक्टर 39 थाना पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में तीनों को गोली लगी है। सभी बदमाश गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी के रहने वाले हैं। पुलिस की गिरफ्त में ये वही बदमाश है जिन्होंने अलीगढ़ में पहले हाथों को सैनिटाइजर से साफ किया था, फिर बाद में ज्वेलर्स की दुकान से 40 लाख के गहने लूट लिए थे। अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र के खैर रोड स्थित सुंदर ज्वेलर के यहाँ 11 सितंबर को हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। बुधवार को नोएडा की सेक्टर 39 पुलिस से इन बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की ओर से चलाई गई गोली तीनों बदमाशों को लगी। इनके पास से पुलिस ने लाखों रुपए कीमत के लूटे हुए आभूषण और नकदी, साथ ही देसी तमंचा भी बरामद किया है। अपर पुलिस आयुक्त लव कुमार का कहना है कि अलीगढ़ की घटना के खुलासे के लिए कई जनपदों की पुलिस लगी हुई थी। थाना सेक्टर 39 पुलिस बुधवार को दोपहर को सेक्टर 38 के पास चेकिंग कर रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों को गोली लगी। ये 3 लोग संदिग्ध एक बाइक पर नज़र आए, तो हम लोगों की टीम ने इन लोगों को रोकने का प्रयास किया, तो रुकने की बजाय इन लोगों ने वहाँ से अपनी बाइक को भगाया और उसी क्रम में जो हम लोगों की टीम थी उन्होंने इनको चेज़ करना शुरू किया। जो अन्य टीमें थीं हमारी पीसीआर, चौकी इंचार्ज वगैरह, उन लोगों को भी मैसेज कम्युनिकेट किया गया, तो और भी जगहों से घेराबंदी इनकी होनी शुरू हुई। और ये बंदे के किनारे पे ये एक एस्केप रूट है, एक रास्ता है जहाँ पे इन लोगों ने जब आए तो क्योंकि हमारी टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली थी, तो एक पर्टिकुलर स्थान पर आकर ये लोग उतरने के भागने लगे और इन्होंने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। क्रॉस फायरिंग में जो तीनों बदमाश थे, तीनों मुठभेड़ में घायल हुए हैं। बदमाशों के नाम रोहित, मोहित और सौरभ है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी बदमाश गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी क्षेत्र के रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। प्रदर्शन में शामिल होने पर क्या नौकरी से निकाला जा सकता है? जी हाँ, नोएडा प्राधिकरण में नौकरी करने वाले एक युवक ने आत्महत्या कर ली, तो उसके परिजनों का कहना है कि उसने प्रदर्शन में भाग लिया था, जिस कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इससे दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली। नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर पिछले 3 दिनों से सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन को दबाने के लिए प्राधिकरण की ओर से प्रदर्शन में शामिल लोगों को नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है। ऐसे ही एक सफाई कर्मचारी अनिल ने देर रात नौकरी से बाहर निकाले जाने के बाद आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। परिवार वालों का आरोप है कि प्राधिकरण की तरफ से उनसे कहा गया था कि अगर आप प्रदर्शन में शामिल रहेंगे तो आपकी नौकरी जा सकती है। अनिल नोएडा प्राधिकरण में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था। पिछले 3 दिनों से अपनी मांग को लेकर तमाम सफाई कर्मचारी प्राधिकरण के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के बजाय प्राधिकरण ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट बना रहा है जो प्रदर्शन में शामिल है। अनिल के परिवार का कहना है कि प्रदर्शन में शामिल होने के कारण प्राधिकरण ने उसे नौकरी से निकाल दिया, जिसको लेकर अनिल काफ़ी परेशान था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। वहीं अनिल की आत्महत्या करने से परिवार में गम का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे में एक समान मुआवजे की मांग को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच
सहमति बन गई है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत में प्रशासन को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। साथ ही किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिन में निस्तारण नहीं हुआ तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इससे पहले गोविंदपुरम अनाज मंडी में किसानों ने पंचायत की। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का एक समान मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर सोमवार से शुरू हुई किसानों की पदयात्रा मंगलवार देर रात गाजियाबाद के गोविंदपुरम अनाज मंडी पहुंची। बुधवार सुबह से ही जिले के विभिन्न गांवों व अन्य जिलों से किसानों का अनाज मंडी पहुंचना शुरू हो गया। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर अनाज मंडी पहुंचे। शाम तक विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने पहुंचकर किसानों को संबोधित किया। किसान नेता बबली गुर्जर ने कहा कि प्रशासन से वार्ता कर 10 दिन का समय दिया गया है। अगर इसके बाद भी निस्तारण नहीं हुआ तो फिर किसान सड़कों पर उतर जाएगा। हमारी जो वार्ता हुई उस पर हमारे किसानों ने असहमति जता दी। हमने यहाँ से कूच करने की तैयारी करी। हमने आधे घंटे का समय दिया और हमने कहा कि या तो आधे घंटे में प्रशासन हमारी बात मान ले, नहीं तो हम यहाँ से कलेक्टर की तरफ कूच करेंगे। उसी बीच में एडीएम सिटी साहब, एसपी सिटी साहब हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने शर्त रखी कि हम 10 दिन में तुम्हारी मांग पूरी करा देंगे। हमने अपनी शर्त रख दी कि 10 दिन में एक रत्ती भर भी काम हाईवे पर नहीं चलेगा। उन्होंने हमारी मांग मान ली कि काम नहीं चलेगा और अगर काम चलता है तो इसमें निश्चित रूप से टकराव होगा। किसान किसी भी कीमत पर काम नहीं करने देगा। इस बीच जिला प्रशासन भी सुबह से ही इस मामले का हल निकालने में जुटा था। प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की, जिसमें किसानों से 1 सप्ताह का समय मांगा गया। हालांकि पहले किसान इस निर्णय पर सहमत नहीं हुए और जिला मुख्यालय के घेराव की तैयारी करने लगे। इसके बाद मौके पर पहुंचे एडीएम सिटी एसके सिंह ने अनाज मंडी पहुंचकर किसानों को समझाया और उन्हें आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह में अगर मामले का निर्णय नहीं हुआ तो 8वें दिन काम रोक दिया जाएगा। प्रशासन के इस रुख पर किसानों ने भी अपनी सहमति जताई है। और हम आपकी सभी बातों से सहमत भी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने 15 दिन का सर ने बताया अभी कि 15 दिन और 10 दिन 2 इशू है। हमारा बस ये रिक्वेस्ट है कि आप 7 दिन तक उन्होंने बताया कि पर डे हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे, आप पूरा वर्कआउट कर लेंगे, कितनी चीजें कहाँ किस लेवल पर तय होनी है। अगर एजुकेशन से तय होनी है तो वो डिसाइड हो जाएगी। अदरवाइज जो नहीं हो पाएगा वो आपके जो लोग वहां पे जाएंगे उन पे निर्भर करेगा कि उनकी संतुष्टि के लेवल क्या है और वो आपके बीच में क्या जाके एक्सप्लेन कर रहे हैं। बस मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर 7 दिन में हम 10 दिन की भी बात नहीं करते, 7 दिन में आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो समझौता है, हमारे जो निर्णय है वो कहाँ जा रहे हैं। और अगर वो 7 दिन में आप असंतुष्ट दिखते हैं, 8वें दिन इस पे काम नहीं होगा। ये मेरा वादा, आप तुरंत रोक दीजिए। आपने हमेशा विश्वास किया है और इसमें जितने भी बड़े लोग हैं ये सब हम बहुत पहले से परिचित हैं। 3 साल मेरी नौकरी हो गई गाजियाबाद में और जब हम कल शाम को आए थे किसी रिस्पेक्ट में आए थे कि मतलब कि आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी न हो। इतने लोग इतनी गर्मी में घर छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। हम लोग इसकी हर फोटो पूरी मीडिया भी कवर कर रही है और इसका वहाँ भेज के जल्दी से जल्दी समाधान और आप लाभान्वित हो। जिला प्रशासन का क्या जाता है आप हमको बताइए। आपकी जमीन जा रही है, NS टोल टैक्स देगा, हम तो आपके बीच के माध्यम है ना। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि आपका बेस्ट हो जाए। सोमवार से चल रहे किसानों का आंदोलन प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। देर रात से ही किसान गोविंदपुरम अनाज मंडी में रुके हुए थे, जहां प्रशासन के अधिकारी भी लगातार उनसे वार्ता कर रहे थे। सुबह से ही अनाज मंडी में किसानों व राजनीतिक दलों के नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया था। फिलहाल किसानों ने प्रशासन के निर्णय को स्वीकार करते हुए अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है, लेकिन किसानों ने चेतावनी दी है कि 10 दिन के अंदर निर्णय न होने पर बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा व दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर काम भी रोक दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन पूरे देश में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। गाजियाबाद में कहीं हवन हुआ तो कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों की सफाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर गाजियाबाद में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नवयुग मार्केट में दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण बांटे गए तो साहिबाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए हवन का आयोजन किया गया। पूर्व सांसद रमेश चंद तोमर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हवन में आहुतियां देकर नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की।
इसके अलावा सभी मंडलों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। खोड़ा कॉलोनी में पूर्व राज्य मंत्री सच्चिदानंद शर्मा ने लोगों के साथ मिलकर गलियों की गंदगी साफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह के तहत भोपुरा के तुलसी निकेतन में स्वच्छता अभियान चलाया गया। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बलदेव राज शर्मा ने खुद हाथों में झाड़ू लेकर गलियों की सफाई की। साहिबाबाद के वार्ड 37 में पार्षद सरदार सिंह भाटी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता चौक शालीमार गार्डन में भारत माता की प्रतिमा की सफाई की। कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप द्वार से शालीमार गार्डन मेन तक सफाई अभियान चलाया। पार्षद सरदार सिंह भाटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लोगों को सफाई को लेकर जागरूक भी किया। सेवा सप्ताह के तहत नेहरू नगर के बालाजी मंदिर में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। पूर्व महामंत्री राजीव अग्रवाल ने खुद झाड़ू लगाकर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट न्यूज। रेलवे के निजीकरण के विरोध में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की गाजियाबाद मैकेनिकल शाखा ने जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत रेलवे कर्मचारी जनसंवाद के माध्यम से लोगों को निजीकरण से होने वाले नुकसान के बारे में बता रहे हैं। रेलवे कर्मचारी लगातार निजीकरण को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की मैकेनिकल शाखा ने रेलवे के निजीकरण को लेकर अपना विरोध तेज कर दिया है। आम लोगों को निजीकरण से होने वाले नुकसान के बारे में बताने के लिए यूनियन ने एक सप्ताह का जन जागरण अभियान शुरू किया है। यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि ट्रेनों का निजीकरण होने से आम जनता की जेब पर ही इसका बोझ पड़ेगा। प्राइवेट ऑपरेटर सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम करेंगे। अभी तक आम आदमी ट्रेनों में बेहद कम दामों में सफ़र कर रहे हैं। निजीकरण होने के बाद उन्हें उसका दोगुना दाम चुकाना होगा। यूनियन की सभी शाखाएं अपने अपने शेड ऑफिस और डिपोज पर एक सप्ताह का जन जागरण सप्ताह का कार्यक्रम चलाएंगे, जिसके अंदर हम निजीकरण का, भारतीय रेलों में निजीकरण का और पुरानी पेंशन की बहाली की मांग रख रहे हैं। देखिए साथियों, जिस तरीके से अभी आपके समक्ष चीजें आई हैं कि रेलवे बोर्ड ने 150 प्राइवेट गाड़ियों को चलाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की। मेरी आम नागरिकों से और सभी जनता से ये अपील है कि देर सवेर ये जो प्राइवेट गाड़ियां प्राइवेट ठेकेदार लोग चलाएंगे, उनका भारी भरकम जो खर्चा है वो आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। अभी हमारे बीच में प्रयोग के तौर पर एक तेजस एक्सप्रेस चलाई गई थी, जिसमें नई दिल्ली से लखनऊ तक का किराया 1300 रुपये था, जबकि हमारी शताब्दी एक्सप्रेस 650 रुपये में वही सफर करा रही है। अब ये फालतू के जो 650 रुपये हैं, ये आम जनता की जेब पर ही पड़ते हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि रेलवे गरीबों के आवागमन के लिए एक बड़ा साधन है। कम यात्री टिकट में आसानी से लोग एक से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। कोरोना काल में भी रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार रेलवे को घाटे में दिखा रही है, जबकि रेलवे कहीं से भी घाटे में नहीं है। मौजूदा सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट में शामिल कर दिया है। अब वो कहते हैं कि रेलवे घाटे में चल रही है। रेलवे घाटे में नहीं, रेलवे फायदे में चल रही है, क्योंकि रेलवे ने पिछले 8 महीने में मालगाड़ियों का जो परिचालन है वो जस्ट डबल कर दिया। अब रेलवे यात्री गाड़ियां हैं, यात्री गाड़ियों में जो हमने श्रमिक स्पेशल या और जो हम चला रहे हैं, हमारा स्टाफ ऐसी महामारी के समय में जहां पे लोग घर से निकलने में डरते थे, वो अपने घर से निकल के अपने कार्यालय में आके और उन्होंने अपनी शेडों में और अपने कैरिज कार्यालयों में लगातार राउंड द क्लॉक 24 घंटे नौकरियां कर करके जो है इन गाड़ियों का परिचालन सुचारू रखा। यूनियन का कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देश के नागरिकों के लिए एक उचित सम्मानीय माहौल प्रदान करे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। ऐसे में निजीकरण के विरोध में रेलवे कर्मचारी विभिन्न संगठनों के माध्यम से लोगों को निजीकरण के कारण होने वाले नुकसान के बारे में बता रही है। लगातार गेट मीटिंग कर कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। प्रदेश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौतम बुद्ध नगर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेताओं ने 15 साल से जमे पुलिस कर्मियों को तुरंत ट्रांसफर करने की मांग की।
गौतम बुद्ध नगर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में कांग्रेस ने बुधवार को सूरजपुर स्थित जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पश्चात कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन एडीएम प्रशासन को सौंपा। कार्यक्रम के संयोजक और नोएडा कांग्रेस महानगर के पूर्व अध्यक्ष कृपाराम शर्मा का कहना है कि पूरे प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। गौतम बुद्ध नगर में भी एक पखवाड़े के दौरान हत्या की कई वारदातें हुई है। हाल ही में छात्र अक्षय कालरा, प्रदीप अत्री, डालचंद शर्मा, अरुण त्यागी और श्रमिक चंद्र प्रताप सिंह की हत्या हुई है और पुलिस इनमें से कई घटनाओं का अभी तक खुलासा तक नहीं कर पाई है। इसके अलावा जनपद में लूट, बलात्कार, छिनैती और चोरी की वारदातों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस इन पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। कांग्रेस के नेताओं ने ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की है कि हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे और एक सदस्य को नौकरी दी जाए। जनपद में पिछले 15 वर्षों से जमे पुलिस कर्मियों को अन्य जनपदों में ट्रांसफर किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गौतम बुद्ध नगर के दादरी थाना क्षेत्र के चिटहरा गांव में स्थित कबाड़ी के दुकान में गुरुवार तड़के भयंकर आग लग गई। इस आग के चलते लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बुधवार की रात को एक चलती कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। कार चालक ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। थाना दादरी क्षेत्र के चिटहरा गांव में दुष्यंत और ईश्वर का कबाड़ी का दुकान है। गुरुवार तड़के 4 बजे गोदाम में भयंकर आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं दादरी थाना क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बुधवार की देर रात को एक वैगनआर कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। कार चालक ने कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। नोएडा की सेक्टर 24 पुलिस ने 3 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो एनसीआर में चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। इनमें से एक बदमाश पर 15,000 का इनाम भी है। पुलिस उपायुक्त जोन प्रथम राजेश एस ने इस बारे में जानकारी दी। इसके अलावा भी उसी सेक्टर में एक और बार पहले चोरी हुई थी। इसमें हम लोगों का टीम सीसीटीवी फुटेज जो सोसाइटी में लगे हुए थे वो सब एनालाइज किया। फिर रास्ते में क्या क्या सीसीटीवी फुटेज वो सब एनालाइज किया। एनालाइज करने में कुछ क्लू मिल गया था। क्लू मिलने में ये पता चल गया कि एक लड़का बादलपुर का रहने वाला है। वो उसी सोसाइटी के आसपास पूरा दूध वगैरह बेचता था, वो रेकी करता था। तो उनको हम लोग तलाश कर रहे थे। तो इनका साथी और 2 लोग भी प्रकाश में आ गए फिर पूछताछ में। तो ये जो मेन मुलजिम है करण जाट, ये एक असम की लड़की से शादी करके वो असम भाग गया था। तो जब ये तीनों जितने चोरी किए गए थे जो वो सब सामान बेचने के लिए प्लान बना के इकट्ठा हुए थे, तब मुखबिर के द्वारा हमको सूचना मिल गई थी। तो पूरा टीम जाके इन लोगों को दौड़ाया। उसमें करण जाट जो मुख्य अभियुक्त है वो भागने के समय कूदा था। उस समय उनको पैर में चोट भी है। इन लोगों का कब्जे से अभी 84 ग्राम लगभग पीली धातु, सोना और पायल, 6 महंगा वॉचेस सब मिला है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।